नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे को जेपीएससी मेंस का इकोनॉमिक्स पेपर, खासकर जो झारखंड इकोनॉमिक्स था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास किए कि कौन कौन सा इकोनॉमिक्स सर्वे का महत्वपूर्ण डाटा है जिसको सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, और उस डाटा को झारखंड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर लिखते समय आप इंक्लूड कर सकते हैं और नंबर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाए थे और आप लोगों से पूछा भी गया था क्या ये वीडियो सीरीज हम लोग अभी कंटिन्यू रखें या नहीं। हम बोले थे कोई एक कमेंट भी आता है तो हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, तो कुछ लोग इसको कंटिन्यू करने के लिए कहे और इसीलिए जो बचा हुआ पोर्शन है आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। जब हम पार्ट 2 वीडियो बना ही रहे थे तो हमको लगा 10 से 15 मिनट में तो ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर ही देंगे। तो बाकी का जो सेक्शन है उसको भी थोड़ा बहुत हम बताना यहाँ पे चाह रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेके बहुत डर रहता है विद्यार्थियों में, एक संशय रहता है कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, रिसेंट डाटा क्या क्या है, याद नहीं हो रहा है, ये सब थोड़ा परेशानी रहता है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि इस वीडियो में पार्ट 2 का ये जो वीडियो बन रहा है झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे के बाद जो बचा हुआ समय रहेगा उसमें हम इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन बी है उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी 1 घंटे के वीडियो में। अगर समय बच जाता है, 1 घंटा से पहले ये खत्म हो जाता है सेक्शन बी, तो हम सेक्शन ए का भी जो पोर्शन बनाया है जो कि हाथ से लिखा हुआ मेरा जो नोट्स है उससे आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए बहुत कम समय में आपको इतना सफिशिएंट डाटा दे दिया जाएगा कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि अगर इस सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जो बचा हुआ पोर्शन है उसको, और उसके बाद आपका जो इंडियन इकोनॉमी है उसका सेक्शन बी, और जैसे कि बताया गया समय बचेगा तो सेक्शन ए को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इतना लास्ट टाइम में सब चीज को इतना तेजी से बताना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं विद्यार्थी लोग। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, आप जितना भी पढ़े हैं बस उस पर भरोसा रखिए। कुछ नया चीज आपको लगता है कि इसको आप याद कर सकते हो तो याद कीजिए, और नहीं तो ज्यादा बहुत आपको परेशान होना नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम लोग लास्ट कर रहे थे, फूड सिक्योरिटी माल न्यूट्रिशन के संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया गया है, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया था कि 2021-22 में 5000 टन से ज्यादा यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। मछली, अंडे, मांस, दूध उत्पादन में भी वर्षों में बढ़ोतरी देखने को मिला है। साथ ही 21-22 में 7.5 लाख टन का रिकॉर्ड धान खरीद वगैरह हुआ था और 4.28 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षमता है। ये सब हम पिछले वीडियो में लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे, तो इसको जल्दी स्किप करते हैं। फूड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया था कि इसके 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर होता है। इन 3 पिलर को आप मजबूत करके फूड सिक्योरिटी को आप क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, पोषण सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। वो 3 जो पिलर था वो कौन था? खाद्यान्न का उपलब्धता होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, अभिगम्यता, और उपयोग होता है यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये सर्वे में ही ये डाटा दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि सबसे पहले तो आपके पास खाद्यान्न होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए। दूसरा चीज, खाद्यान्न उपलब्ध होने के साथ साथ लोगों तक पहुंच सके इसका एक आसान तरीका होना चाहिए, अभिगम्यता होना चाहिए। और तीसरा कि लोगों तक पहुंच जाए और लोग उसका अच्छे से उपभोग कर पाए, तब आप पोषण सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्वे में दिया है और इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखना है। ये सब डाटा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो फिर से यहाँ पे हम टाइम नहीं लेते हैं आपका। फूड ग्रेन मैनेजमेंट में हम यहाँ पे छोड़े थे पिछला वीडियो, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे फूड ग्रेन जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे करती है भारत सरकार या राज्य सरकार, कैसे करती है, कैसे उपभोक्ता तक यहाँ पे अनाज जो है पहुंचता है, इसको एक छोटे से डायग्राम जो कि इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया गया है उससे हम बताने का प्रयास करें। तो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न का क्या करती है, खरीद करती है, और वो कौन सा प्राइस होता है, एमएसपी प्राइस होता है। इतना तो आपको आता ही होगा। तो बस ये चार्ट को आप याद कीजिएगा कि कैसे खाद्य सुरक्षा को सरकार जो है अपनाती है और कैसे उपभोक्ता तक खाद्यान्न को पहुंचाती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई जो है प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी यानी कि एमएसपी रेट पे खाद्यान्न को खरीद करती है। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वो खाद्यान्न को देती है। किस रेट में? तो एलोकेशन एट सेंट्रल प्राइस इशू, जिसको सीआईपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एमएसपी रेट पे लेती है एफसीआई, जो कि भारत सरकार का या केंद्र सरकार का हम कह सकते हैं एक एजेंट की तरह ये काम करती है। और उसके बाद भारत सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को किस रेट पे देती है, तो सीआईपी में देती है, यानी सेंट्रल इशू प्राइस में यहाँ पे देती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है किसको, फेयर प्राइस शॉप, जो कि आपको बताया गया था कल ही 20,000 से ज्यादा झारखंड में फेयर प्राइस शॉप है, जिसको राशन का दुकान के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि राशन जहाँ पे मिलता है हम लोगों को, है ना, गाँव घर में हम लोग बोलते हैं ना, तो इस तरह से। तो फेयर प्राइस शॉप जो है 20,000 यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप है, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी है, वहां तक उसको पहुंचा देते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी को जो भी रेट तय किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो रेट में उसको मिल जाता है, 2 रुपये 3 रुपये जो भी किलो यहाँ पे तय किया जाता है उस रेट पे उसको दे दिया जाता है। तो इस तरह से एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद करती है और धीरे धीरे करते करते बेनिफिशियरी के पास यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये आपका फूड मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है।
अब यहाँ पे कुछ योजना दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया गया है योजना, उससे हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है योजना आप पहले से भी पढ़े होंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे आपको कुछ नया डाटा अगर देखने को मिलता है तो उसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। हमको लगता है आप लोग इसको जरूर सुने होंगे कि किसान जो है उसका आमदनी थोड़ा सा कम हो जा रहा था, या एक तरह से करिए प्राकृतिक आपदा का झेलना पड़ रहा था इन लोगों को। इसीलिए यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे 5,000 रुपया इन लोगों को पर ईयर दिया जाएगा, यानी कि किसानों को दिया जाएगा। और जिनका जमीन कितना से कम होना चाहिए, 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और वो फार्मर स्मॉल या मार्जिनल होना चाहिए। तो देखिए 2-3 चीज को याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा एक आशीर्वाद की तरह आपको 5,000 रुपया दिया जा रहा है। पर एनम कितना दिया जा रहा है? 5,000 दिया जा रहा है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है बस याद रखिएगा, 5 एकड़ से जमीन कम होना चाहिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होना चाहिए, तभी जाके आपको आशीर्वाद मिलेगा, यानी 5,000 रुपया आपको क्या होगा मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे। हम सेंस बोर्ड नहीं खोले हैं, थोड़ा सा सेंस बोर्ड खोल लेते हैं, है ना, लिखने में परेशानी होगा। चलिए, तो इस तरह से ये आप देख लिए आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अब दूसरा एक योजना है, उसको चलिए हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे देखते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। यहाँ पे झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना को आप देखिएगा तो कहा जाता है 50,000 तक फार्मर का जो ऋण था, किसानों का जो ऋण है, उसको झारखंड सरकार यहाँ पे माफ कर रही है। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी आपको बताना है। 50,000 तो हर कोई याद रखा होगा, लेकिन कौन सा एलिजिबिलिटी है, किस व्यक्ति का 50,000 रुपया ऋण जो है वो माफ होगा, वो चीज यहाँ पे आपका दिया गया है। तो सबसे पहले रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का वो क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। दूसरा चीज होना है स्मॉल और मार्जिनल। जनरली जो भी बेनिफिट मिलता है ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ही देखने को मिलता है। और ये जो किसान क्रेडिट जो ऋण लिया गया है वो किससे लिया गया होगा, किसान क्रेडिट कार्ड से। तो केसीसी से अगर आप 50,000 तक का ऋण लिए हैं तो सरकार के द्वारा वो ऋण क्या कर दिया जा रहा है, माफ कर दिया जा रहा है। यहाँ पे ये दिया गया। दूसरा चीज सेल्फ कल्टिवेटेड होना चाहिए, यानी कि किसान एलिजिबिलिटी आपको बताया जा रहा है कि किसान खुद से या खुद के द्वारा वो खेती किया होगा, तभी आपको ऋण का माफी होगा। दूसरा यहाँ पे या अपने जमीन में या लीज में लिए हुए जमीन में। तीसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि किसान का जो उम्र है मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 साल। तो इस तरह से यहाँ पे 2-3 क्राइटेरिया है। उम्मीद करते हैं ये क्राइटेरिया आपको आसानी से याद हो गया होगा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, झारखंड का जो कृषि का ऋण का माफी किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, 50,000 किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है, जो कि झारखंड के निवासी है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड से वो लोन लिए हैं। तीसरा, वो यहाँ के जमीन पे ही क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खुद के जमीन पे या लीज है ना, जमीन पे खेती कर रहे हैं। और मिनिमम 18 साल का उसका क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। देखिए डाटा जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आप देखिएगा तो इसमें भी डाटा आपका चेंज हुआ है, और ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है अभी हाल फिलहाल 15 जून का ये है ना आपका न्यूज है। हाँ, 15 जून का ये क्या है, न्यूज है। यहाँ पे अभी आपको जैसे कि बताया गया मैक्सिमम 50,000 का ऋण माफी आपको किया जा रहा है। लेकिन बोला जा रहा है कृषि मंत्री बैंकर समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद घोषणा करते हैं कि राज्य के 3.98 लाख किसानों को बड़ी राहत, सरकार 2 लाख तक का लोन करेगी माफ, एनपीए खाते भी क्या होंगे, बंद होंगे। तो इस तरह का एकदम रिसेंट डाटा भी आप लिख सकते हैं और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर रहेगा ना उसको दिमाग में ये रहेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो न्यूज़पेपर से अपडेटेड है, रिसेंट न्यूज को ये ध्यान में रखता है, एकदम तोता जैसा रट के नहीं आया कहीं से, कोई कोचिंग मटेरियल केवल रट के नहीं यार उसको लिखा नहीं है। इस तरह का रिसेंट अगर डाटा आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक तरह से आपके प्रति जो है एक अच्छा भावना आएगा, और इस तरह से ये चीज आपका मार्क्स में भी झलकेगा। तो इसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अभी इतना टाइम तो है नहीं, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ जो हम 50,000 आपको बताया वो 50,000 आप बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, पहले 50,000 था, जून 2024 में इसको है ना कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा इसको घोषणा किया गया कि 2 लाख तक इसको बढ़ा दिया जाए। चलिए अब अगला योजना देखते हैं, झारखंड किसान फसल राहत योजना। होता है ना प्राकृतिक आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो इस तरह से फसल जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो उससे संबंधित एक योजना है फसल राहत योजना। वैसा कोई यहाँ पे डाटा है नहीं, किसको मिलेगा ये, तो रेसिडेंट जो झारखंड के निवासी हैं और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, तो ये आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई वैसा डाटा नहीं है। दूसरा है कम से कम योजना याद रखिएगा ना कि फूड सिक्योरिटी से संबंधित, या इसको किसान वाला में भी आप लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर वाला में भी लिख सकते हैं ना। चलिए, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना कृषक पाठशाला यहाँ पे दिया गया, नाम ही है समेकित। समेकित मतलब क्या है, समग्र, सब चीज को ले दे के चलना। तो यहाँ पे मेन इसका मोटिव याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट लिया जाता है, एक जिला लिया जाता है, जैसे यहाँ 24 जिला है, तो 24 जिला में एक एग्रीकल्चर फार्म जो है यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा हर एक जिला में। जैसे रांची जिला है तो रांची जिला में एक किया जाएगा, गुमला जिला में एक किया जाएगा, लोहरदगा में एक
कृषि फार्म को सेलेक्ट किया जाएगा और उस कृषि फार्म को हर तरीके से मॉडर्न डे फार्मिंग की तरह से उसको डेवलप किया जाएगा। जो भी हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक है या नया टेक्नोलॉजी है या नया इरिगेशन टेक्निक है, उसके माध्यम से उसको डेवलप करने का प्रयास करेगा। मतलब आधुनिक तरीके से उस कृषि फार्म को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा जो भी एक जिला में सेलेक्ट किए गए होंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिरसा किसान योजना। बिरसा किसान योजना, इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें बोला जाता है एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है, किसान को। तो याद रखिएगा बिरसा किसान योजना में हर एक किसान को एक, जैसे होता है ना यूआईडी, उसी तरह से यहाँ पे एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाता है। इस आईडी कार्ड से क्या कर सकते हैं, बोलता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिक आईडी कार्ड फार्मर्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम विदाउट एनी मिडिलमैन। तो कोई भी मध्य जिसको हम लोग बोलते हैं बिचौलिया, बिना बिचौलियों के सहायता से आप जो है किस आईडी से, तो बिरसा किसान योजना के तहत मिला हुआ जो आईडी है उसके सहायता से आप जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है उसका आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो कुल मिला के बस इतना याद रखिए कि अलग अलग योजना है उसका लाभ आपको उठाना है। तो लाभ उठाने के लिए आपको एक आईडी दिया गया, आईडी कार्ड दिया गया, उस आईडी कार्ड के माध्यम से बहुत आसानी से बिना किसी मिडिल मैन के सहायता से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है फूड मैनेजमेंट से संबंधित आपका यहाँ पे कुछ फैक्ट जो है वो दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं ये याद रहा होगा। कम से कम 4 योजना डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे इस योजना को पढ़ रहे हैं ना, खाद्य सुरक्षा में, इसको आप एग्रीकल्चर वाला में भी डाल सकते हैं। किसानों के लिए ही है था, किसान को जब तक नहीं बचाइएगा खाद्यान्न कैसे बचेगा। तो आप दोनों चीज को यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसान के संबंधित भी, और फूड है ना आपका सिक्योरिटी से संबंधित भी। इसीलिए कहते हैं ना थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तो एक ही चीज पढ़ के आप 2-3 जगह उसको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले याद रखिएगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, दूसरा है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, तीसरा झारखंड किसान फसल राहत योजना, चौथा समेकित बिरसा किसान विकास योजना, और पांचवा है बिरसा किसान योजना। 5 चीज को एलोबरेट कर दीजिएगा ना तो आराम से आपका 200 से 250 पेज चला जाएगा और उसके बाद कुछ डाटा आप इंक्लूड करते हुए आप चीजों को एलोबरेट करके लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर में यहाँ पे आते हैं। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर 11 है और इसमें जो डाटा दिया गया उसी डाटा के अनुसार हम चीजों को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली 2011 के यहाँ डाटा हम लोग नहीं लेंगे एजुकेशन में, यहाँ पे एजुकेशन में जो सर्वे में डाटा दिया गया उसको लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन में अगर हम देखें यहाँ पे तो 72% साक्षरता दर देखने को मिलता है 17 और 18 में, और 22-23 में ये 79% है, यानी 7% का यहाँ का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो लिटरेसी रेट में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव यहाँ पे किए, कितना परसेंट, 7% किए कब से कब तक, 17-18 से लेके 22-23 तक। उसके बाद है इस काल में महिलाओं की साक्षरता दर 3% वार्षिक, यानी कि अगर आप 17 से 18 से 22-23 देखिएगा तो औसतन महिलाओं में जो साक्षरता दर बढ़ा है वो कितना परसेंट से बढ़ा है, 3% से बढ़ा है। लेकिन यही चीज पुरुष में अगर देखिएगा तो मात्र 1.3% के रेट से वो क्या हुआ है, बढ़ा। तो इस तरह से याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डाटा याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि पिछले यहाँ पे आप है ना 17-18 साल से यहाँ कितना का गैप है, 17 यहाँ पे 3 साल मोटा मोटी मान लीजिए, इधर 5 साल। तो अगर हम 5 साल का भी तुलना करें 17-18 से है ना, या 22-23 से पिछले 5 साल का हम देखें तो 5 साल के दौरान जो औसतन ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो 3% देखने को मिला है, कहाँ, महिलाओं में, और पुरुषों में 1.3% देखने को मिला। मतलब साक्षरता दर जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है झारखंड में, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, ये चीज आपको बताना होगा। परिणाम स्वरूप महिलाओं में और पुरुषों की साक्षरता दर के बीच पिछले 6 वर्षों में अंतर जो हुआ कम, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। पुरुष जो है 80% पढ़े हुए हैं तो महिलाएं जो है वो कम पढ़ी हुई है, 60% से भी कम पढ़ी हुई है। तो इस तरह से जो डिफरेंस था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, मतलब पहले जो था वो ज्यादा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। झारखंड में साक्षरता का लिंग समानता सूचकांक वर्ष 2017-18 में 0.78 था, जो कि बढ़ के 22-23 में 0.8 है। यानी कि यहाँ पे समानता सूचकांक थोड़ा बहुत उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ रहे होंगे कि 100% रहता, मतलब पुरुष और महिला में कोई विभेद है ही नहीं। तो यहाँ 78% था यानी कि कम था, और यहाँ पे थोड़ा सा 0.8% है यानी यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो यहाँ समानता ज्यादा है 2022-23 में, और यहाँ समानता कम था 2017-18 में। 100% जिस दिन हो जाएगा, ये 0.8 है, मतलब 1% हम कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, 1% हो जाएगा तो समझ लीजिए जितने पुरुष यहाँ शिक्षित है उतना ही महिलाएं शिक्षित है। तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंस है लिंग समानता सूचकांक जो है वो 2017 में 17-18 में कितना था, 0.78 था, और इसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब 0.02 का ग्रोथ देखने को मिला, और इस तरह से 0.8 हो गया।
उम्मीद करते हैं ये सब डाटा सब थोड़ा थोड़ा आपको याद हो रहा होगा। इसी तरह से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर में भी अंतर आया है। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं लिखे हैं, मतलब पहले शहर में ज्यादा शिक्षित लोग थे और ग्रामीण में कम थे, लेकिन जो डिफरेंस पहले जो था अभी भी डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलता, थोड़ा गैप जो है वो कम है। मतलब गांव घर के लोग भी अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए हैं। झारखंड की साक्षरता दर और साक्षरता दर की लिंग समानता अब भारतीय स्तर पर साक्षरता दर से कम रही है, हालांकि दोनों बीच का अंतर कम होते गया है। कहने का मतलब भारत में जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो ज्यादा देखने को मिलता है और झारखंड में कम देखने को मिलता है, लेकिन गैप अगेन फिर यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है। यहाँ 17-18 में देखिए 7% का डिफरेंस आपको देखने को मिला था भारत में, है ना, साक्षरता दर, और यहाँ पे आपका झारखंड में साक्षरता, मतलब भारत का जो भी साक्षरता दर रहा होगा उससे 7% कम रहा होगा झारखंड का। कब? 2017-18 में। 5 साल के बीच का ही यहाँ तुलना चल रहा है, ठीक ना। 22-23 में देखिएगा तो मात्र 1.3% का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1.3% यहाँ पुरुष की साक्षरता दर भी बढ़ी है, ये डाटा और ये डाटा सेम आ रहा है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ मिलते जाएगा सेम, उसको याद रखिएगा। ऐसे सभी नागरिक जो कि 15 वर्ष की अवस्था या उससे अधिक है, उनका शिक्षा का स्तर पिछले 6 वर्षों में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऐसे भी आपको थोड़ा तो आइडिया होगा ही होगा कि दिनों दिन लोग जो है शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्कूल से जुड़ भी रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पे दिया भी है कि प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात GER और शुद्ध नामांकन अनुपात उच्च है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर कम है। तो वैसे भी बच्चा रहता है तो उसका स्कूल में नामांकन तो करवा ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उच्च क्लास जाते हैं तो गरीबी होने के कारण उसको दूसरा काम में लगा दिया जाता है और ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक और, है ना, प्राथमिक जो है उसमें तो ज्यादा नामांकन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वही चीज उच्च और माध्यमिक उच्च स्तर पे देखिएगा तो ये नामांकन कम हो जाता है। मतलब हाई स्कूल वगैरह में कम नामांकन देखने को मिलेगा और मिडिल स्कूल और, है ना, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। GER और NER लड़कों के बीच लड़कियों के बीच से अधिक है यहाँ पे कहा जा रहा है। वैसे भी लड़कों को ज्यादा शिक्षा से जोड़ा जाता है, लड़कियों को शिक्षा है ना कम दिया जाता है, ये चीज तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे GER और NER लड़कों में ज्यादा है लड़कियों की तुलना में, मतलब लड़के लोग का ज्यादा एडमिशन यहाँ पे होता है, ये चीज बताने का प्रयास किया गया। आगे यहाँ पे 22-23 में बोला जाता है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर 80% से अधिक छात्रों को उच्च कक्षा में प्रमोट किया गया। वैसे कोई बहुत ज्यादा डाटा है नहीं याद करने लायक। शिक्षा के उच्च स्तरों पर छात्रों की सफलता दर थोड़ी है, ऐसा भी आपको पता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं क्लास वैसे वैसे ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ते जाता है ना। 22-23 में शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिबंधित 35,443 स्कूल थे। इनमें से अधिकांश स्कूल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर के थे। मतलब कहने का मतलब है 35,000 यहाँ स्कूल है, 35,443, लेकिन इसमें से ज्यादातर स्कूल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन वाला है। यहाँ पे बोलता है माध्यमिक स्तर वाला मात्र 4.8 देखने को मिलता है, उच्च माध्यमिक वाला तो 2.8 देखने को मिलता है। मतलब हायर एजुकेशन के लिए यहाँ संस्थाएं जो है वो कम देखने को मिलती है, ज्यादातर जो है प्राइमरी स्कूल आपको देख। वैसे भी गांव में आप 4 को देख लीजिएगा प्राइमरी स्कूल, लेकिन आप एक बड़ा स्कूल जो है वो कम देखिएगा। वही चीज यहाँ पे दिया गया। 22-23 में छात्र और शिक्षक का अनुपात यहाँ पे है, इसको भी आप लिख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा में 25.86 है, उच्च प्राथमिक में 32 है, माध्यमिक में 42 है, उच्च माध्यमिक में 33 है। बहुत ज्यादा इसका यूज तो हमको नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था तो हम लिख दिए थे। राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थानों में लगभग 14,000 शिक्षक कार्यरत है। अधिकांश लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, SC ST के प्रतिनिधित्व यहाँ पे कम देखने को यहाँ पे मिलते हैं। फिर है विश्वविद्यालय। ये तो पीटी के संदर्भ में भी आप पढ़े होंगे कि 36 विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें 12 यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक है यानी सार्वजनिक है और 16 यूनिवर्सिटी जो है वो निजी है, प्राइवेट है। और टोटल यूनिवर्सिटी में हम लोग का कितना परसेंटेज आता है, 100% अगर भारत में है तो 3% आपका कहाँ पे आता है, 3.03% जो आता है वो कहाँ आता है, झारखंड में आता है। तो इस तरह से बहुत कम है, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना। चलिए, झारखंड में राज्यों में 5 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से ये शैक्षणिक संस्थान हम लोग शिक्षा देख लिए। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डाटा आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले 72 से 79 हो गया, यानी कि 7% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है ना 5 साल में, 17-18 से लेके 22-23 में। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है महिलाओं में औसतन यहाँ 3% के रेट से शैक्षणिक शिक्षा का स्तर बढ़ा है और पुरुषों में 1.3 के स्तर पे बढ़ा है। साक्षरता दर में लिंग समानता सूचकांक में 17-18 में 0.78 था, अब यहाँ पे 22-23 में बढ़ के कितना हो गया, 0.8 हो गया। फिर यहाँ धीरे धीरे अंतर कम हुआ है, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा हमको लगता है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं हेल्थ इंडिकेटर में कि स्वास्थ्य के संदर्भ में यहाँ पे झारखंड का क्या स्थिति है। तो बोला जाता है इकोनॉमिक्स, अच्छा ये चैप्टर 12 में ये हम लिखे हैं। उसके बाद देखिए नीति आयोग बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में झारखंड ने वर्ष 2021 में 66 में 56 का स्कोर हासिल किया। मतलब यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें झारखंड का जो रैंक है 2021 में 66 में कितना आता है, 56 रैंक यहाँ पे आता है। यहाँ पे स्कोर हासिल किया था, जो कि यह दर्शाता है, मतलब स्कोर 66 स्कोर होगा, है ना। यहाँ पे
हाँ, स्कोर ही होगा, रैंक नहीं होगा, है ना, स्कोर है। रैंक कैसे होगा? रैंक तो यहाँ पे जितना राज्य है 28 राज्य है तो वहां से निकाला गया होगा ना। तो स्कोर जो होता होगा ना, तो 66 में से 56 स्कोर यहाँ पे उसको मिला है, यानी कि फुल मार्क्स 66 मिला है, कितना 56 हासिल किया था, जो कि यह दर्शाता है कि झारखंड 2030 तक सस्ती चिकित्सा प्रदान करने की स्थिति में प्रगति कर रहा है। तो होता है ना कि हम लोग जो है मैक्सिमम कितना मार्क्स ला सकते हैं, 66 में 66, लेकिन अभी हम लोग का आया है कितना 56। तो बहुत बुरा प्रदर्शन तो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं अच्छी चिकित्सा देने के लिए हम लोग प्रगति कर रहे हैं, झारखंड प्रगति कर रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हेल्थ को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो सबसे पहले कुछ डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सरकार की योजनाएं देखेंगे। सबसे पहले है मातृत्व मृत्यु दर, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे झारखंड का देता है कितना है, तो 56 पर 1 लाख है, यानी 1 लाख में 56 महिलाएं ऐसी होती है कि बच्चे के जन्म देने के दौरान उनका मृत्यु हो जाता है औसतन। और यही चीज भारत में अगर आप देखिएगा तो 97 देखने को मिलता है। तो एमएमआर जो है, यानी मातृत्व मृत्यु दर जो है, वो झारखंड में कम है, 56 है, और यहाँ पे भारत में कितना है, 57 है। यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, एमएमआर को यहाँ पे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंतर्गत यहाँ पे कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है आपका, और इस तरह से इसको रिड्यूस कितना करना है, तो 70 करना है पर 1 लाख बर्थ में। तो इस तरह से यहाँ पे टारगेट है कितना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 70, और वो कब तक करना है, तो यहाँ पे 2030 तक। आपको ये तो पता होगा, अब 2030 तक हमको टारगेट करना है 70 है, ऑलरेडी हम लोग कितना है 56, यानी बहुत बेहतर प्रदर्शन में है झारखंड, भारत से भी बेहतर प्रदर्शन में है, क्योंकि भारत का 97 और हम लोगों का क्या है 56 है। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं झारखंड जो है मातृ मृत्यु दर जो है एमएमआर में बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है, इसको आप लिख सकते हैं हेल्थ के संदर्भ में। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी शिशु मृत्यु दर, यानी कि यहाँ पे 1000 जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे दिया है 25 बच्चा जो है उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये किसका डाटा है, तो यहाँ पे झारखंड का डाटा है। और इंडिया में 28 डाटा, यानी कि मातृ मृत्यु दर जो है एमएमआर और यहाँ पे आईएमआर जो शिशु मृत्यु दर है, दोनों में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करें। वहां 57 था, यहाँ पे 25 है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों डाटा में हम लोग क्या किए हैं, सॉरी 56 था, सॉरी 57 नहीं था, 56 था, और यहाँ पे क्या है 25 है। तो दोनों में हम लोगों का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे रहा है। अब यहाँ पे पोषण के संदर्भ में देख लेते हैं कि पोषण के संदर्भ में क्या डेवलपमेंट है या क्या आना रिपोर्ट यहाँ पे बोलता है। तो सबसे पहले महिलाओं में पोषण की स्थिति अगर हम देखें तो बीएमआई देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो देखेंगे 18.5 से कम कहाँ देखने को हमको मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं गरीबी में सबसे ज्यादा देखे थे ना, पाकुड़ जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है, तो पाकुड़ में ही देखने को मिलेगा, जहां गरीब है वहां पर पोषण सबका स्तर कम होगा, बीएमआई वगैरह बॉडी मास इंडेक्स वगैरह भी कम देखने को मिलेगा। तो कम वजन वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था, यानी कि 34.4, मतलब पाकुड़ आप जाइएगा तो लगभग 34.4% ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिसका बीएमआई जो है 18.5 से क्या मिलेगा आपको कम है। यही चीज सबसे कम कहां मिलेगा, बेहतर स्थिति में कौन था, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वाला इलाका, ठीक है, रांची वगैरह था, बोकारो वगैरह था, लेकिन 3rd नंबर में तो जमशेदपुर आता था। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा रिलेट कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ सबसे ज्यादा बीएमआई जो है, सबसे है ना, मतलब बीएमआई कम वाला जो कम है ना वेट है, हम कह सकते हैं जितना उसका हाइट के तुलना में वेट रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे पाकुड़ का सबसे खराब स्थिति है और सबसे अच्छा स्थिति जो है पूर्वी सिंहभूम का। पूर्वी सिंहभूम में मात्र 15.5% महिलाएं जो है उनका ही बीएमआई जो है 18.5 से क्या है कम है। तो यहाँ 34% महिलाओं का बीएमआई आपका 18.5 से कम है, और यहाँ लगभग 15.5% महिलाओं का यानी पूर्वी सिंहभूम में बीएमआई कम है 18.5 से। अब है एनीमिया रोग के संदर्भ में अगर हम देखें तो सबसे अधिक एनीमिया जो है वो पाकुड़ में, तो जिसका पोषण स्तर खराब होगा उसका बीएमआई भी खराब होगा, एनीमिया है ना के प्रति भी वो ज्यादा वनरेबल होंगे। तो इस तरह से पाकुड़ में 79.7 यानी मोटा मोटी 80% ऐसे महिलाएं हैं जो एनीमिया से ग्रस्त हैं। तो इस तरह से ये गरीबी का हालत होता है। चतरा में यहाँ पे देखिएगा तो 56% ऐसी महिलाएं हैं जो कि एनीमिया से ग्रसित हैं, और ये सबसे कम है। तो इस तरह से यहाँ पे 56 से 78 यानी कि 79 यानी कि 80% के बीच में ही सारा वेरिएशन यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे बोलता है राज्य में लगभग 39% महिलाएं 4 या उससे अधिक प्रसव पूर्ण देखभाल की सुविधाओं का लाभ उठाती हैं, जिसमें सरायकेला 54.4% सबसे अधिक, और पाकुड़ जो है 26.6% रहता होता है ना प्रसव पूर्व। प्रसव से एक बच्चे के जन्म लेने से पहले उनको माता को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 सुविधा उनको दिया जाता है। 4 सुविधा में कहा जाता है सबसे ज्यादा सुविधा लेने वाली या सुविधा जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, सरायकेला की महिलाओं को लगभग 54.4% सबसे अधिक है, और वही सबसे कम यहाँ सुविधा फिर कहाँ पे मिलेगा, पाकुड़ में। तो पाकुड़ का स्थिति ऐसे ही खराब, एनीमिया में खराब, बीएमआई में खराब, है ना, गरीबी में खराब, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो प्रसव पूर्व जो सुविधा मिलता है वो भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हर तरीके से पाकुड़ का स्थिति जो है खराब देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। संस्थागत प्रसव के बारे में कहा जाता है जो आपका हॉस्पिटल वगैरह में जो होता है उसके बारे में कि झारखंड में 76% है, सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर वाला इलाका, और सबसे कम जो है दुमका में आपको देखने को मिला कि यहाँ पाकुड़ है ना मत लगा दीजिए, क्योंकि है ना पाकुड़ नाम करते करते
करते दिमाग में पाकुड़ छप जाता है, ठीक ना। तो वैसे आपको करना नहीं है, ठीक ना, दुम का याद रखना है। अब यहाँ संस्थागत प्रसव का क्या फायदा है, मातृत्व है ना, कम मातृत्व मृत्यु दर होगा, शिशु मृत्यु दर भी कम होगा, अन्य अनेक तरीके मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, ये सब खुद से आप लिख सकते हैं। आगे बोलता है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सितंबर 2023 तक आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 55% जन्म सार्वजनिक अस्पताल में हुए थे और 21% निजी अस्पताल में। इतना भी ज्यादा डिटेल यहाँ पे जाना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं महिलाओं के बाद चाइल्ड का क्या है, बच्चा का क्या स्थिति है, पोषण का। WHO द्वारा निर्दिष्ट 3 सूचकांक कौन कौन सा है, लंबाई है, वजन है और लास्ट में है बायोमास इंडेक्स है यानी BMI है। इन 3 वो के संदर्भ में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड का जो बच्चों का हेल्थ का स्थिति है वो क्या है। वो क्या है, इस संदर्भ में राज्य में ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम है, मतलब जितना उम्र है उसके हिसाब से जितना लंबाई होना चाहिए उससे कम है, या इसको 2D बोलते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है, उनका प्रतिशत कितना है, 40। मतलब आप समझ रहे हैं 40% ऐसा बच्चा है जिसका उम्र के हिसाब से हाइट जितना होना चाहिए था उससे यहाँ पे कम हो रहा है। और उसमें भी सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, यानी कि खाद्यान्न वाला जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिलेगा। यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है 60% ऐसे बच्चे हैं जिसका हाइट जितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से उतना हाइट यहाँ देखने को नहीं मिलता। उसी तरह से सबसे कम आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, धनबाद में 27%, यानी मात्र 27% बच्चे ऐसे, या हम यहाँ से अगर तुलना करें तो मात्र ही कर सकते हैं, तो 27% बच्चे ऐसे हैं जिनका जितना हाइट होना चाहिए उम्र के अनुसार उतना हाइट नहीं है, उससे कम है। तो ये आपका देखने को मिल रहा है WHO के रिपोर्ट के अनुसार या है ना उसके गाइडलाइन के अनुसार लंबाई, वजन और बायोमास के अनुसार हम अगर तुलना करें तो। अब यहाँ पे हम देखते हैं एनीमिया में यहाँ पे देखते हैं तो सबसे अधिक कहाँ में देखने को मिलता है, बच्चों में सरायकेला में देखने को मिलता है, और सबसे कम जो है वो रामगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया एनीमिया से लड़ाई के लिए व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। पोषक सप्लीमेंट यानी जो भी सप्लीमेंट है जिससे पोषक तत्व है ना उन लोगों को मिल सके वो बढ़ाना है। पेट के कीड़ों को दवा आपको देना है, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुगम पहुंच बताना है, तब जाके बच्चों में स्वास्थ्य और उपयोगी जीवन प्रदान किया जा सकता है। पूर्ण टीकाकरण में हम देखते हैं अधिकांश जिले जो है 90% से ज्यादा जिले जो है उनको पूर्ण टीकाकरण कर दिया गया है। यहाँ जामताड़ा और कोडरमा में 69 और 78% यहाँ पे दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है झारखंड में उसका क्या स्थिति है। चलिए इस संदर्भ में देखते हैं, एज पर द रिसेंट WHO रिपोर्ट बोलता है इंडिया नीड एटलीस्ट 1.8 मिलियन डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मिडवाइफ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे WHO का रिपोर्ट के अनुसार अगर उसको बेहतर मेडिकल सर्विस देना है तो 1.8 मिलियन डॉक्टर होना चाहिए, नर्सेस होना चाहिए और मिडवाइफ होना चाहिए टू क्वालिफाई द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 44.5 हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन 2030। कहने का मतलब है, बोला जा रहा है कि अगर हमको एक टारगेट अचीव करना है 2030 तक प्रति 10,000 पॉपुलेशन में हमको लगभग 44.5 हेल्थ वर्कर देना है, तो हमको 1.8 मिलियन डॉक्टर, नर्सेस और मिडवाइफ रखना होगा, तब जाके ये थ्रेशोल्ड जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डाटा का आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंप्रूव करेगा आपके मार्क्स को। फिर डॉक्टर के मामले में 31.45% जो है पद खाली है, मतलब समझ लीजिए कि जितना सैंक्शन पद था उसमें 31% पद तो अभी खाली ही है। नर्सेस और ANM में भी वही देखने को मिलता है, नर्स में 38% यहाँ पे लगभग 38.87 है, उतना कम है, और 25.48 जो है वो आपका ANM में कम देखने को मिलता है। सबसे अधिक खाली पद आपको डॉक्टर्स और जामताड़ा में, डॉक्टर्स जो देखने को मिलेगा जामताड़ा में 50%, यानी कि जामताड़ा में जाइएगा तो 50% डॉक्टर का पद क्या है, खाली है। नर्सेस का ईस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 82.83। पता नहीं इसमें ईस्ट सिंहभूम में इस बार है ना कैसा इस तरह का देखने को मिला। अब यहाँ पे 4 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, देवघर, साहिबगंज, सरायकेला और सिमडेगा। इसके बारे में कहा जाता है जितना प्रोपोर्शन में यहाँ नर्स को फील्ड करना चाहिए उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में यहाँ पे फील्ड किया गया। मतलब जितना पद सैंक्शन था, अगर 100 पद था तो हो सकता है 120, 110 इतना यहाँ पे आपको क्या है देखने को मिल रहा है। मतलब ये बेहतर स्थिति में देवघर, साहिबगंज, सरायकेला और सिमडेगा। चलिए यहाँ पे इसको देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या के लिए 0.35 अस्पताल बेड है का घनत्व है, जिसमें रांची का सबसे अधिक बेड घनत्व है कितना है 1.92। यानी एक व्यक्ति अगर बीमार होता है यहाँ पे तो उसको अगर झारखंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे 0.35 बेड ही मिलेगा। कहने का मतलब एक व्यक्ति के लिए एक बेड भी नहीं है। रांची इस मामले में ठीक है, रांची में दिया जा रहा है 1.9 बेड यहाँ पे, यानी कि एक व्यक्ति के लिए मोटा मोटी 2 बेड जो है यहाँ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये घनत्व आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा समझ जाने के लिए हम केवल बोल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हेल्थ फाइनेंस के सरकार क्या करे वो देख लीजिए। द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP
इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड 3.27, मतलब लगभग जीडीपी का 3.27% हम लोग हेल्थ में या भारत सरकार हेल्थ में यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, लगभग 4863 रुपया पर कैपिटा अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल हेल्थ अकाउंट 2019-20 है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति के पीछे जो भारत सरकार है वो कितना खर्चा कर रही है, 4863 रुपया खर्चा कर रही है, जीडीपी का 3.27% यहाँ पे खर्चा कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये है। यहाँ पे झारखंड का अगर देखिएगा तो 11,737 करोड़ था, जिसमें से 3,000 मोटा मोटी है ना, याद रखिएगा 3,853 करोड़, नहीं तो है ना 11,000 में 3,000 7,000 ऐसे करके याद रखिएगा, 4,000 या 7,000 के आसपास में यहाँ गवर्नमेंट करती है, बाकी जो है ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर दिया, प्रति व्यक्ति 2,000 रुपया खुद खर्चा करते हैं। तो ये था हम लोगों का झारखंड, और झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो भी महत्वपूर्ण डाटा था जो कि सिलेबस के अनुसार आपको बताना था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टाइम कितना बचा है, और इंडियन इकोनॉमिक का सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट करने का हम प्रयास करते हैं। तो आधा घंटा हमको लगा था 10-15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बताने जाओ तो जल्दी खत्म होता नहीं। चलिए ठीक है, आधा घंटा यहाँ पे बचा है, आधा घंटा में जितना होता है बताने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए समय से पहले अगर बता देंगे ना, यही चीज अगर आपको हम 10 दिन पहले बताए हुए रहते, बहुत सारे विद्यार्थी इसको देखते भी नहीं, क्योंकि समय से पहले बता, जब यहाँ पे है ना ज्यादातर यही होता है कि आग लगे तो कुआं खोदे वाला हिसाब होता है। पहले बहुत सारा चीज आपको बताया गया, लेकिन उस समय देखिए कोई देखने वाला होता नहीं है। अभी भी है ना बहुत मजबूरी में लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। जब एग्जाम नहीं रहता है तो आराम से सोए भी रहते हैं, उस समय दिमाग लगाते नहीं हैं लोग। इस समय तो आलतू फालतू के वीडियो देखते रहेंगे, समय को बर्बाद करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए आप लोगों के लिए ये नहीं था। चलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है हम लोगों का, जैसा कि बोला गया था वीडियो के शुरुआत में, हम लोग सेक्शन बी को यहाँ पे देखिए, सी जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ अपडेटेड यहाँ पे फैक्ट जो है मिलता नहीं है। कुछ आपको जो पुराने डाटा है या स्टैटिक्स पोर्शन है उसी से आपका काम चल जाता है। सेक्शन बी जो है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेक्शन ए में भी देखने को मिलता है, लेकिन अब हमको नहीं संभव लगता है कि इस वीडियो में सेक्शन ए जो है यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाएंगे। आप कमेंट कीजिए, यहाँ तक आए हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कि हमको बनाना है कि नहीं बनाना है। नहीं तो इतना कम टाइम में हमको खुद मन नहीं कर रहा था, हमको डाउट लग रहा था कि पता नहीं इससे विद्यार्थी को कहीं परेशानी ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमको लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो यहाँ से फायदा होगा। जिसको परेशानी होगा वो खुद ही नहीं देखेंगे, है ना। कोई जबरदस्ती तो ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के कोई दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो 12वां टॉपिक है, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसके बारे में, मतलब कुल मिला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के बारे में हमको कुछ ऐसे डाटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आता है तो ये सब डाटा आप उसको यूज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। अब चलिए यहाँ पे आर्थिक विकास को दिमाग में अभी रखिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। आर्थिक समृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अब हम करेंट डाटा यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि रिसेंट क्या डेवलपमेंट है और कैसे आप अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं। आईएमएफ का नाम तो आप जान ही रहे हैं, तो ये है ना 24 अक्टूबर 2023 है ना का जो अपडेटेड न्यूज है वहां तक का ये न्यूज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब जो भी चीज लिख रहे हैं वो 24 अक्टूबर तक का अपडेटेड है ना। कुछ डाटा है ना कि बदलते रहता है, इकोनॉमिक्स से बदलते रहता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए 24 अक्टूबर 2023 तक का ये डाटा है। तो ये काफी रिसेंट का डाटा है, बहुत ज्यादा पुराना ये है नहीं। अब यहाँ पे देखिए आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसका क्या डाटा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास के संदर्भ में, तो आर्थिक विकास के संदर्भ में ही यहाँ पे बात करेंगे। बोलता है वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का जो योगदान है 16% से बढ़ के अब 18% हो गया है, जिसमें 2% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है पहले पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपया का इनकम होता था तो उसमें से 16 रुपया हम क्या करते थे, अपने भारत से देते थे, यानी कि मेरा जो होता था, भारत का कंट्रीब्यूशन जो होता था वो कितना होता था, 16 रुपया होता था। और इस तरह से यहाँ वो 16 रुपया बढ़ के अब कंट्रीब्यूशन कितना होने लग गया, 18 रुपया, मतलब 100 रुपया में 18 रुपया हमारे देश से जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले सालों में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 2021 में, यहाँ पे 2021 में हम लोगों का देश में कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी झारखंड का देश में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, तो आपको बताया था 1.6 है, 1.63 है, फिर 1.62 है। ये 2021 से लेके 2021, 21-22 और 22-23 का ये डाटा आपको क्या किया गया था, बताया गया था। तो उसी तरह से यहाँ याद रखिए कि झारखंड भारत में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, भारत विश्व में कितना कंट्रीब्यूशन करता है। इस तरह से आंसर को आप है ना लिखने का प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर जो रहे वो है ना समझ में उसको आ जाए कि यहाँ बंदा जो है वो पढ़ के आया है और कुछ लिख रहा है ना, रटा रटा है, लिख नहीं रहा है, समझ के चीजों को लिख रहा है।
अब यहाँ पे बोलता है कि ग्रोथ देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी अगर आप जो है कहीं पे भी ग्रोथ दिखा रहा है तो ग्रोथ का कुछ तो कारण होगा। हम 2% आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? बोलता है कि पिछले 5 वर्षों में तेजी से आर्थिक वृद्धि, अच्छा कारण यहाँ पे अगले 5 वर्षों में तेजी से आर्थिक वृद्धि होगी, और इस तेजी से आर्थिक वृद्धि के कारण यहाँ पे आपका 1 मिनट, हाँ, आर्थिक वृद्धि होगी, और इसका क्या कारण है वो भी आप देखिए, और इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है। तो देखिए आर्थिक वृद्धि के क्या कारण है, चुनौती है, थोड़ा सा देखने में हो सकता है परेशानी होगा, लेकिन हम पढ़ देते हैं। हम 3 कैटेगरी भी यहाँ पे लिखे हैं। आर्थिक जो वृद्धि है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके 3 पक्ष में हम इसको समझेंगे। पहला है वृद्धि में योगदान देने वाला कारण, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ हो रहा है उसमें क्या योगदान दिया, मतलब उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो योगदान दे रहे हैं। दूसरा है ये चुनौती क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भी तेजी से हम बढ़ा सके उसके लिए क्या चुनौती आ रहा है, कि मतलब हम लोग का ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्या चुनौती है आगे की राह। तो ये जो चुनौती है उससे हम कैसे उबर सकते हैं। तो अगर चुनौती आपको पता है तो चुनौतियों को आप समाप्त कर दीजिए, तो आपका आगे का राह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इसको देखिए हम कैसे, इसी तरह से आपको है ना लिखना है, आंसर में भी प्रयास करना है, ताकि एग्जामिनर जो रहेगा ना उसको पता हो जाना चाहिए कि आगे ये जो लड़का है वो क्या लिखने वाला है, या लड़की जो है वो क्या लिखने वाली है। तो जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं वृद्धि में योगदान देने वाले कौन कौन से कारण है, किसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। पहला मानसून के कारण, दूसरा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, उसका निरंतर बढ़ता है ना, बढ़ रहा है, नई कंपनी का पंजीकरण हो रहा है, ऋण में वृद्धि हो रहा है, अर्थव्यवस्था में औपचारीकरण हो रहा है। एक एक करके हम चीजों को समझाएंगे, और इस तरह से आपके पास इतना फैक्ट रहेगा ना, बस इसको एलोबरेट कर देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सामने चुनौती क्या है, मांग में कमी हो रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ रहा है ना, अव्यवस्थित बुनियादी ढांचा है, बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का अव्यवस्थित होना है, भू राजनीतिक तनाव है, और व्यापार संतुलन है। आगे के लिए आप क्या कर सकते हैं, निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा, बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना होगा, हरित विकास को बढ़ावा देना होगा, अर्थव्यवस्था में स्थिरता को बनाए रखना होगा, तब जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे चलिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पहले योगदान देने वाला कि हमारा जो देश है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ देखेगा, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर आपको बताया गया था मॉनसून। मॉनसून के बारे में क्या डाटा देना है, देखिए डाटा आपको देना होगा और उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा, तब आपका आंसर जो है वो ठोस माना जाएगा। ऐसे हवा हवाई में है ना, कृषि प्रधान देश है, मानसून है ना, अगर किसी तरह से गड़बड़ा जाता है तो सबका है ना खेती बर्बाद हो जाता है, खाली ऐसे है ना ब्लफिंग कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। डाटा के साथ आप ब्लफ कीजिए थोड़ा बहुत तो आपको बर्दाश्त किया जाएगा, और केवल ब्लफिंग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बर्दाश्त नहीं करेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो मानसून का स्थिति अगर हम देखें 2023 में तो कहा जाता है कुल वर्षा की उम्मीद से 6% कम देखने को मिला है, और अगस्त में तो यहाँ 36% कम देखने को मिला है। अगर आप ग्रामीण इलाके से होंगे, झारखंड से होंगे, तो पता होगा पिछले साल अगस्त में एकदम पानी नहीं आ रहा था, है ना, उम्मीद लोग कर रहे थे कि अब हम लोग बीड़ा लगाएंगे, धान लगाएंगे, लेकिन पानी तो आ ही नहीं रहा था। तो इस तरह से 36% कम देखने को मिला था। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसका कारक क्या, डेवलपमेंट का कारक देख रहे हैं, चुनौती नहीं दे रहे हैं, यहाँ आर्थिक वृद्धि का कारण हम बता रहे हैं। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज होने के बाद भी यहाँ पे हम डेवलपमेंट का ये रीजन बता रहे हैं, ना कि चुनौती का रीजन बता रहे हैं। तो हुआ क्या था कि 36 में से 29 यूनियन टेरिटरी और स्टेट में सामान्य से यहाँ पे अधिक बारिश यहाँ पे हुई थी। कहने का मतलब है ओवरऑल में देखा जाए तो यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि टोटल यहाँ पे अगर हम माने तो यहाँ पे 36 ऐसे है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे, जिनमें से 29 में तो सामान्य से अच्छा बारिश हुआ। मतलब ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि केवल 9 ऐसे यूनियन टेरिटरी और स्टेट थे जिसमें खराब बारिश हुआ। तो 9 जो है स्टेट में अगर खराब बारिश हुआ तो वहां पे उत्पादकता घटा होगा और वहां आर्थिक विकास वहां अवरुद्ध हुआ होगा। लेकिन बाकी जो 29 राज्य और स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिला होगा, और इसीलिए ये ग्रोथ का कारण बना, ना कि चुनौती का कारण। तो आपको याद रखना है कि मानसून खराब होने के बावजूद भी औसतन रूप से तो खराब था, लेकिन ओवरऑल में हम देखें तो 9 यूनियन टेरिटरी और स्टेट में तो खराब स्थिति देखने को मिला, लेकिन बाकी जो 29 का यूनियन टेरिटरी और स्टेट था उसमें औसतन से अधिक यहाँ पे या सामान्य से यहाँ पे अधिक बारिश होता है, और इसलिए उत्पादन वहां ज्यादा होगा, और ये ग्रोथ को दिखाएगा, ना कि यहाँ पे डिक्लाइन को दिखाएगा। उम्मीद करते हैं मानसून में इतना डाटा को आप अच्छे से एलोबरेट करके लिख सकते हैं। एसबीआई का भी मानसून रिपोर्ट आता है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो इतना डाटा आप याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। 2022-23 में 89.5% था और 2022 में 60.2, यानी ये रैंकिंग जो है वो बेहतर हुआ है। चलिए अब है पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल दिया जा रहा है। कहने का मतलब है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बढ़ावा जा रहा है। आपको पता होगा कि जब हम लोग देखते हैं सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, तो हम लोग कहते हैं राजस्व व्यय से कोई भी नया चीज जो है जनरेट नहीं होता है, उससे हमको इनकम होता नहीं है। लेकिन वही चीज आप व्यय किसमें कीजिए, पूंजी में कीजिए, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, तो उससे नया पैसा जो होगा वो जनरेट होगा। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा अगर पूंजीगत व्यय करती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे
करेंगे कि कैसे पूंजीगत व्यय बढ़ा के हम अपने ग्रोथ को यानी भारत देश के ग्रोथ को यहाँ पे दिखा सकते हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा तेजी से हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023 का यहाँ पे बात किया जा रहा है पिछले साल में, तो 5 माह के दौरान ही बजटीय लक्ष्य का आपका कितना पूंजीगत व्यय कर दिया गया है, तो राज्यों का 25%। और यहाँ पे देखिए ये हम बताए थे ना आर्टिकल 24 अक्टूबर 2023 तक का है, तो अक्टूबर वहां तक का ही डाटा मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट डाटा आज एग्जाम में तो आज एक खोज के डाले संभव नहीं होता है ना। आप खुद एक विद्यार्थी है तो आप समझ रहे होंगे कि सब चीज को इतना रिसेंट खोज के बताना मुश्किल होता है, ठीक ना। जब सब सब्जेक्ट को मैनेज करके चलना पड़ता है तभी जानता है, वही लोग जानता है। राज्य का 25% यहाँ पे कहाँ खर्चा हो चुका था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और केंद्र का 37%। कहने का मतलब है जो बजट साल चल रहा था पिछले साल का 2023 का, उसमें प्रथम 5 महीना में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% राज्यों में देखने को मिला और केंद्र में 37% है, और पिछले वर्षों की तुलना में ये ज्यादा है, और इस तरह से अधिक नवीनीकृत पूंजी सृजित होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहीं पूंजी लगाते हैं, कहीं निवेश करेंगे तो उससे कुछ तो रिटर्न आएगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप जितना कैपिटल में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उतना ही आपको रिटर्न आएगा। रिटर्न अगर ज्यादा आएगा तो इकोनॉमिक रूप से आप क्या कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 5 महीना में ही कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण यहाँ रिटर्न हमको बेहतर मिलेगा, और इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कारण ये भी बनेगा। नई कंपनियों का पंजीकरण, नया कंपनी आएगा, उस कंपनी से एक तरह से उत्पादन होगा, या कहीं ना कहीं सरकार को वो टैक्स देगी और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगी। तो इस तरह से नया कंपनी का रजिस्टर्ड होना एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कारण माना जाता है। तो 2023-24 में पहली 6 माही में भी यहाँ पे 93,000 कंपनियां जो है रजिस्टर्ड हो चुकी थी, पंजीकृत हो चुकी थी। इससे पूर्व 5 वर्ष में यह केवल 59,000 यहाँ पे देखने को मिलता है, 59,000 देखने को मिलता है। तो इस तरह से औसतन दैनिक पंजीकरण जो है 18-19 में 395 था, 2023-24 में 622 था। अगर इतना याद नहीं रहता है तो कम से कम इतना तो आप लिख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे एक डाटा याद कर लीजिए, है ना। ये सब डाटा याद नहीं भी कीजिए तो एक कर लीजिए कि 23-24 में यहाँ पे नए जो कंपनी उसका पंजीकरण लगभग 93,000 कंपनियां पंजीकृत की, और फिर इसको एलिब्रेट कीजिए कि नए कंपनी आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को वो रोजगार देंगे, तो इस तरह से बेरोजगारी कम होगा, खाद्यान्न सिक्योरिटी बढ़ेगा, पोषण बढ़ेगा। इस तरह से है ना देश का जो असुरक्षा की स्थिति लोग महसूस कर रहे हैं खाद्यान्न असुरक्षा के कारण, वो सब धीरे धीरे कम होगा। तो ये सब सारा चीज को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप लिख सकते हैं। डाटा आपके पास रहेगा तब ना घुमाइएगा फिराइएगा, नहीं तो फिर ऐसे घुमा फिरा के है ना आपको भी नंबर दे दिया जाएगा ऐसे घुमाइएगा तो। ऋण में वृद्धि, अब देखिए ऋण में वृद्धि होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इतना तो आपको आइडिया होगा। जब हम ऋण में लेते हैं तो ज्यादातर उसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, और निवेश करते हैं तो वहां से रिटर्न आता है। तो इस तरह से ऋण को भी एक लिमिट तक बेहतर माना जाता है। वर्ष 2022 में प्रारंभ में है ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक का ऋण में वृद्धि दर वर्ष यहाँ पे मतलब हर साल यहाँ पे वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। सितंबर 2023 में कुल जमा का 13.2% और कुल ऋण में यहाँ पे 20% का ग्रोथ देखने को मिला। कहने का मतलब ऋण में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रहा है। लोग ऋण ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण करने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग जो है बैंक अकाउंट खोल रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं और बैंकों से लेन देन यहाँ पे कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो पिछले 9 वर्षों में जोड़े गए नए क्रेडिट खातों में से लगभग 40% ऐसे थे जिनका कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास नहीं था। मतलब समझ लीजिए कि बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं था। ऐसे 40% लोग को यहाँ पे जोड़ दिया गया पिछले 9 से 10 वर्षों में। तो इस तरह से जनधन अकाउंट वगैरह होता है ना, तो इस तरह से धीरे धीरे जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ है ना, उस समय उसके पहले ही है ना जब यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय धीरे धीरे लोग जो है बैंक से जुड़ने लग गए थे। यह समूह ऋण वृद्धि में 10% का योगदान देगी। अब चुनौती यहाँ पे क्या है वो देख लीजिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण देख लीजिए, अब चुनौती देख लीजिए। चुनौती में होता है मांग की कमी। लोगों में डिमांड ही कम हो रहा है। रीजन क्या है डिमांड कम होने का कि आय में वृद्धि यहाँ पे बहुत कम हो रहा है। मतलब आदमी का इनकम ही नहीं बढ़ रहा था। जब इनकम नहीं बढ़ेगा तो हम डिमांड कैसे करेंगे। दूसरा है उच्च मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया, चीजों का दाम लगातार बढ़ रहा है। और उसके बाद बेरोजगारी दर भी बढ़ रहा है, कोविड-19 का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण उपभोग और निवेश जो है वो कम होगा। उपभोग यानी कि हम जो है ना यूज कर रहे हैं वो कम से कम चीजों का यूज करेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा होगा नहीं तो उपभोग घट जाएगा, निवेश घट जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो हमें है ना कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये सब अगर कम हो जाएगा तो हम खरीदेंगे कम। आप समझिए, आप जो है कपड़ा कम खरीदने लगे, जूता कम खरीदने लगे, गाड़ी नहीं खरीदिएगा तो उसका प्रोडक्शन, बिक्री कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे रोकना होगा। और प्रोडक्शन रोकेगा तो फिर वो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने कर्मचारियों का छटनी वगैरह करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे निवेश नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे कंपनियां है ना रहेंगे नहीं, कुछ उत्पादन होगा नहीं, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये पूरा साइकिल है। ये साइकिल आराम से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में बात किया गया है, तो बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे है ना बात किया गया है। ये भी हम लोगों का आर्थिक विकास का एक चुनौती है।
एनएसओ बोलता है बेरोजगारी दर लगभग 4.1% है। अव्यवस्थित बुनियादी ढांचा, जो हम लोग का बुनियादी ढांचा ना, रेलवे उलवे बिजली उजली, वो बहुत अव्यवस्थित है। वर्ल्ड बैंक बोलता है बुनियादी ढांचा अंतर लगभग $1.5 ट्रिलियन होने का अनुमान है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, विद्युत, जल विद्युत, स्वच्छता। कहने का मतलब बस इतना याद रख लीजिए कि जो भी बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो सही तरीके से रोड नहीं रहेगा, रेलवेज नहीं रहेंगे, बंदरगाह नहीं रहेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं रहेगा, तो आप कैसे चीजों को डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज तो आपको बेहतर करना होगा, यही चुनौती आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ बीओपी का यहाँ पे क्या क्राइसिस है वो भी देखिए। बीओपी जो है, भुगतान संतुलन जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी हम लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, चुनौती पैदा कर रहा है। कैसे कर रहा है वो देख लीजिए। आयात में ये हमको वृद्धि देखने को मिल रहा है, यानी हम लोग जो है खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच यहाँ पे क्या रहे हैं, कम है। और जब भी हम खरीदते जाते हैं तो मेरे पास से पैसा क्या होते जाएगा, खत्म हो जाएगा। और बीओपी का यहाँ पे क्राइसिस रहेगा। अगर हम सारा देश हमारा केवल खरीदते रहेगा विदेशी चीज, तो सारा पैसा तो चला जाएगा कहाँ, विदेश में। हम लोग के पास बचेगा कहाँ, तो हम लोग बेचेंगे तब ना विदेशों का पैसा हमारे देश में आएगा। तो इसीलिए बेचना जो होता है वो बेहतर माना जाता है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग खरीद ज्यादा रहे और बेच कम रहे। अगर आप खाली बिजनेस में खाली खरीदते रहिएगा रोज रोज, है ना, घर में खाली खरीद के सामान लाइएगा, खरीद में हाँ कुछ चीज बेचिएगा नहीं, तो पैसा आएगा कहीं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये क्राइसिस है। 2021 की तुलना में 2022 के दौरान यहाँ 6.59 निर्यात में क्या है, कमी देखने को मिला है। मतलब पहले अगर 100 रुपया का हम बेचते थे, तो अब यहाँ पे 94 रुपीज, यानी कि लगभग 7%, 94 रुपीज यहाँ पे अब बेच रहे हैं, यानी कि 6.59% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और आयात में मात्र कितना का डिक्लाइन देखने को मिला है, 3.69। तो डिक्लाइन तो दोनों में देखने को मिला है, लेकिन निर्यात में ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है और आयात में होना ये चाहिए था उल्टा, क्या हम लोग आयात कम करें, इसमें ज्यादा डिक्लाइन दिखता तो अच्छा है। पहले हम है ना करोड़ों का खरीद रहे थे, अब लाखों का खरीदते, तो यहाँ अच्छा बात था ना। तो खरीदने में थोड़ा कम कर दे, ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन बेचने में कम करना नहीं है, क्योंकि बेचिएगा तो आपके पास पैसा क्या होगा, आएगा। आगे यहाँ पे बोलता है 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात तक, $2 ट्रिलियन निर्यात तक का लक्ष्य पहुंचना है। इस तरह से अगर हम लोग चलते रहे तो मुश्किल हो जाएगा। तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का कि हम लोग निर्यात में कितना कमाई करेंगे, 2 ट्रिलियन। अभी हम लोगों का इकोनॉमी ही है लगभग मोटा मोटी 4 है ना 4 करोड़ के मतलब 4 या 4 ट्रिलियन के इकोनॉमी यहाँ पे हम लोग हैं। और वहां पे बोल रहे हैं टारगेट है 2030 तक कि 2 ट्रिलियन का हम लोग केवल क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। तो ये सब करने के लिए निर्यात बढ़ाना पड़ेगा ना। चलिए, भू राजनीतिक तनाव ये तो जान ही रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, युद्ध संघर्ष, चाहे वो फिलिस्तीन है, गाजा को लेके यहाँ पे आपका इजराइल वगैरह सब लड़ रहे हैं वो है, चाहे रूस और यूक्रेन है, ये सबको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। और कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रभाव देखने को तो मिलता है लोगों का, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो लिखता है। आगे की राह में यही चीज को आप लिख दीजिएगा जो कि आपको यहाँ पे बताया गया था। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। निजी निवेश को बढ़ाना है, ये सब अपने से लिख सकते हैं, यहाँ डाटा कुछ देना नहीं है, इसलिए खुद से आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद एग्जामिनर के दिमाग में इतना बढ़ जाएगा ना कि ये चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो लास्ट में भी बेहतर ही लिखिएगा और आप लिखिएगा भी बेहतर, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो इंडिकेटर, है ना, ऑफ डेवलपमेंट, एसडीआई, जीडीआई, जीएम और इंडिया एसडीआई प्रोग्रेस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बाकी है ना चीज तो यहाँ पे ज्यादा देख नहीं पाएंगे, लगता है इस वीडियो में भी कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट यहाँ पे बोला जाता है 2023-24 में 18 मार्च को यहाँ पे, है ना, तक का ये अपडेटेड आपको हम यहाँ पे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2024 का ही है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो एसडीआई रिपोर्ट है और इसके बाद कोई रिपोर्ट एसडीआई का आया भी नहीं। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉ, रीइमेजिंग कॉर्पोरेशन, क्या है, कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इस तरह से ये शीर्षक याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद होगा तो भैया छोड़ दीजिए, है ना, सीधा सा मतलब है। जो याद हो ठीक, नहीं याद हो स्किप कीजिए। पैनिक किसी भी हाल में होना नहीं है, वो लास्ट टाइम में तो और भी नहीं होना है। चलिए, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड का है, 134वां रैंक एसडीआई में, है ना। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। रिसेंट डाटा है 2023-24 का ये डाटा है एसडीआई का, मानव विकास का है। हम लोग कौन से रैंक में आते हैं, 134वां रैंक में आते हैं, यानी कि बहुत खराब स्थिति है एसडीआई में हम लोगों का। स्विट्जरलैंड जो है वो पहला रैंक रखता है, 0.97, है ना, 67 इसका स्कोर है। नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड है, यानी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड का बेहतर स्थिति देखने को मिलता है। सोमालिया, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीका जो है उसका सबसे खराब स्थिति देखने को मिलता है। पड़ोसी देख लीजिए तो यहाँ पे चीन का 75वां है, श्रीलंका का 78वां है, भूटान का 125वां, बांग्लादेश 129वां, नेपाल जो है 146 है और पाकिस्तान 164। आप कहिएगा इतना डाटा याद क्या करें, तो देखिए पढ़े हुए रहिएगा ना कुछ आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा 134 है भारत का। अब यहाँ पे 134 से कम कौन है उसको देख लीजिए। तो यहाँ चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश,
ये आपको कम देखने को मिल रहा है। हम लिख सकते हैं ना कि चीन, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ये हम लोगों से बेहतर स्थिति में है एसडीआई में, लेकिन यहाँ नेपाल और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो खराब स्थिति में है। तो इतना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबका आप रैंकिंग याद नहीं करें, अपना देश का रैंकिंग याद कर ले, टॉप जो है ना 3 है उसको आप याद करने का प्रयास कीजिए। याद हो जाए तो बॉटम का भी याद कर लीजिए, तो छोड़ दीजिए, वैसा भी फैक्चुअल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आपको जितना डाटा है उसी को मैनिपुलेट करके लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखिए कि नेपाल और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो हमारे देश के तुलना में एसडीआई में बेहतर रैंकिंग रख रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हम लोग जो है इतना बेहतर स्थिति में होने के बाद इकोनॉमिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम लोग 18% का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और फिर भी ऐसा एसडीआई में प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये सब आप विश्लेषण करके थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। बहुत सारे आपके पास डाटा होंगे, उसको आप डाटा को यहाँ पे है ना एलोबरेट करते हुए लिख सकते हैं। अब देखिए एसडीआई, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कोई सवाल आएगा तो आप उसको कैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसीलिए बोले ना कि इसमें अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे बहुत सारा आइडिया आपको आ जाएगा कि आंसर कैसे लिखना है। एग्जैक्ट ऐसा तो लिखना संभव नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत इसके करीब आने का भी आप प्रयास कीजिएगा। तो नंबर तो आपको 100% मिलना नहीं है, 60 से 70% नंबर अगर मिल जाता है बहुत बेहतर है, यही काफी है। 40% 30% उसके लिए छोड़ दीजिए जो कि कॉपी काट रहा है, ठीक ना, 100% के चक्कर में जाना नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या बोलता है उसको 3 डायग्राम में हम या 3 पॉइंट में समझ सकते हैं। सबसे पहला है विकास की असमानता के अभूतपूर्व स्तर, लोकतंत्र का विरोधाभास, और यहाँ पे वैश्विक असमानताएं और बढ़ता मानव विकास में अंतर्मन। ये 3 कैटेगरी में हम समझाएंगे पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो यहाँ पे नजरिया है उसको हम यहाँ समझाएंगे। चलिए पहले विकास में असमानता, यानी कि विकास में असमानता, डेवलपमेंट में हमको है ना थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैश्विक असमानता भी देखने को, कहीं कोई ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, वह कोई कम ग्रोथ कर रहा है, लोकतंत्र में विरोधाभास है, ये भी देखेंगे। सबसे पहले विकास में असमानता अभूतपूर्व स्तर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। असमानता कैसे है वो आप देखिए, यहाँ पे बताया गया। बोलता है विकसित देशों ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया है। मतलब जो एक तरह से डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। कहते हैं ना अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, बस वही चीज यहाँ पे लिख रहा है। दुनिया के आधे से सबसे अधिक अविकसित देश अपने पूर्व कोविड-19 संकट के स्तर के नीचे बने हुए हैं। मतलब अगर हम कोविड-19 के पहले 100 रुपया कमाते थे तो अभी हम लोग यहाँ पे 98 रुपया ही कमा रहे हैं या 90 रुपया ही कमा रहे हैं। जितना 100 रुपया कमा रहे थे ना कोविड-19 से पहले, उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं। कितना? आधे से अधिक अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो विकसित देश तो ग्रोथ किए जा रहे हैं, लेकिन जो निचले पायदान के देश हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उनका इनकम जो है कोविड-19 के बाद भी यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, 98-90 ही बना हुआ। अगर 100 रुपया वो पहले कमाते थे तो 100 रुपया तक भी कमा नहीं पा रहे, जबकि इन्फ्लेशन वगैरह दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज है ना, और इसके कारण एसडीआई में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आगे बोलता है लोकतंत्र का विरोधाभास। बोलता है सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग लोकतंत्र के समर्थक हैं, परंतु ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर सकते हैं। अभी डेमोक्रेसी है ना यहाँ पे आपका कहा जा रहा था खतरे में है। तो कहने का मतलब है क्या, यहाँ बोल रहा है एसडीआई की सर्वेक्षण में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है ना, जो भी लोगों को शामिल किया जिसमें अधिकांश लोग किसके समर्थक थे, लोकतंत्र के। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि परंतु वो ऐसे नेता के समर्थक थे जो कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को क्या कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। बहुत सारा आरोप लगाया जा रहा था, पक्ष विपक्ष यहाँ पे भी लगा रहे थे। आपको पता है किसके ऊपर लगाया जा रहा था, हम यहाँ पे उन नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको पता यहाँ पे है कि किस तरह से लोग आरोप लगा रहे थे कि है ना लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब लोग तो चाहते हैं लोकतंत्र बचा हुआ रहे, लेकिन ये भी चाह रहे थे कि विपक्ष समाप्त हो जाए। तो ऐसा तो संभव होना नहीं है कि विपक्ष अगर समाप्त हो ही जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ पे, है ना, केवल एक पार्टी रहेगा तो फिर निरंकुश हो जाएगा। तो ये सब सारा चीज है। तो ऐसे नेता को लोग पसंद कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र के सिद्धांत को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है। चलिए इसमें ज्यादा जाते नहीं है, ठीक ना। वैश्विक असमानताएं और बढ़ता मानव अंतर, असमानता, डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है ज्यादा। तो यहाँ पे वस्तुओं के वैश्विक व्यापार का लगभग 40% 3 या उससे कम देशों में संकेंद्रित है। मतलब जो व्यापार हो रहा है, अगर यहाँ पे कमाई दमाई का बात करें तो चाइना, अमेरिका, इस तरह के कुछ कंट्री है, उसमें 40% अकेले है। और 2021 में विश्व के 3 सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से प्रत्येक का बाजार पूंजीकरण उस वर्ष का 90% से अधिक देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो गया था। कहने का मतलब यहाँ समझ रहे हैं कि 90% से पूंजीकरण, यहाँ बाजार पूंजीकरण मतलब वहां पे जो भी उसका है ना कैपिटलाइजेशन है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो बोलता है 90% से अधिक देश, यानी कि अगर हम यहाँ पे जो भी देश मान ले उसमें से 90% से अधिक देश का जितना जीडीपी होता है ना, जितना जीडीपी उससे ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था इस 3 टेक कंपनी का तो नाम नहीं बताया, लेकिन समझ लीजिए कि टेस्ला वगैरह सबका नाम, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का भी नाम सोच के चलते हैं तो ये सब बड़ा बड़ा जो कंपनी है, मात्र 3 कंपनी का जितना है ना पूंजी है सबको जोड़ दिया जाए तो देश के पूंजी का मतलब देश का जो जीडीपी है 90%
थोड़ा बहुत नहीं है, 90%, संपूर्ण देश का 90% ऐसे देश है जिनका इन तीनों टेक कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, उससे कम जीडीपी देखने को मिलता है। मतलब इनका है ना, ये अगर 100 रुपया कमा रहे हैं जीडीपी में, तो ये 90% से है ना ज्यादा जो कंट्री है वो 100 रुपया से भी इनका इनकम क्या कम है। तो ये स्थिति यहाँ पे पहुंच गया, मतलब एक कंपनी जो है वो ज्यादा कमा रही है एक देश के है ना टोटल कमाई से। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। भारतीय अवलोकन में औसत जीवन प्रत्याशा 2022 67.7 वर्ष और 2021 में 67.7 वर्ष, सॉरी 62 यहाँ पे है। तो ग्रोथ देखने को मिला है 2021 में 62 से कितना हो गया, 67 हो गया। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है यहाँ पे $6951 है, यानी कि यहाँ पे आपका 6900 यानी कि 6951 रुपया यहाँ पे डॉलर, सॉरी रुपया नहीं है डॉलर यहाँ पे देखने को मिला है। तो 12 महीना में लगभग 6.3% का ग्रोथ देखने को मिला है। स्कूली शिक्षा अपेक्षाकृत यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है। प्रति व्यक्ति 12.6 वर्ष है। एसडीआई जो है यहाँ पे हम लोग 1990 में 0.434 था, जो बढ़ के 0.644 है। बस याद रखिएगा, ये आगे ले आना है और 3 गुना 6 कर देना, बस यही चीज याद रख लेना। 2000 यहाँ पे 22 में यानी कितना ग्रोथ किए, 48 में। मतलब ऐसा नहीं है कि देश ग्रोथ नहीं कर रहा है, देश धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्या चुनौती है ये सब आपको आना थोड़ा थोड़ा। लिंग असमानता सूचकांक GII 2022 में 108वें स्थान पे था 166 देश में। मतलब हम लोग का अगर लिंग असमानता सूचकांक देखे तो हम लोग किस स्थान पे थे, 108वें स्थान। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत यहाँ पे निकाला जाता है। इसका 17वां संस्करण है और जो कि 22 जून 2023 तक का ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। मूल्यांकन यहाँ पे हम करते हैं 140 देश में भारत का यहाँ पे कौन सा रैंकिंग है, तो 127 है 2023 में। अब 22 में कितना था, 135, यानी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बेहतर स्थिति में हम सुधार में गए हैं जी चीज लिखे। तो आइसलैंड जो है वो सबसे शीर्ष में है, नॉर्वे है, फिनलैंड यहाँ पे है, पाकिस्तान का खराब स्थिति है, चाइना का भी यहाँ पे 107 है, तो हम लोग से तो ठीक है, बेहतर ही है। नेपाल का भी यहाँ पे बेहतर है, तो ठीक है। पाकिस्तान यहाँ पे खराब स्थिति में। अब यहाँ पे लिंग असमानता के दिशा में प्रगति के 4 है। मतलब हम लोगों में लड़का और लड़की में किसी तरह का कोई अंतर ना रहे, उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आर्थिक भागीदारी में अवसर देना होगा, मतलब जितना भागीदारी लड़कों का उतना ही भागीदारी लड़कियों का आपको देना होगा। फिर है शिक्षा का अवसर देना होगा, मतलब झारखंड नहीं, विश्व के जितने भी महिलाओं को जितना लड़कों को जितना शिक्षा का अवसर मिल रहा है उतना ही आपका लड़कियों को भी मिलना चाहिए। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। राजनीतिक सशक्तिकरण, फिर है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में भी है, मतलब स्वास्थ्य तक जो सुविधाएं हैं जितना लड़कों को पहुंच रहा है, पुरुषों को जितना मिलता है उतना ही आपका महिलाओं को मिलना चाहिए, तब ये सूचकांक जो है वो यहाँ पे आपका है। तो अगर 0 आता है तो पूर्ण समानता, यानी कि यहाँ पे अगर 10 पुरुष हैं और 1 महिला है, 10 महिलाएं हैं, तो 10 में 10 को सुविधा मिल रहा है और 1 भी महिला को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो उस तरह का जब होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। और 10 में 10 को पढ़ने का सुविधा मिल रहा है ना, लड़की को भी लड़का को भी, तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 जो है पूर्ण समानता को दिखाता है और 0 जो है ना पूर्ण असमानता को दिखाता है। तो 0 से 1 तक का है नंबर, जितना बढ़ते जाएगा उतना ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। पिछले संस्करण के बाद देश में 1.4 अंक का सुधार देखने को मिला था, 8 स्थान का सुधार हुआ, यानी 135 से अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, एक तो 127 यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक ना। शिक्षा में लैंगिक समानता के बारे में दिया गया है। शिक्षा में सभी स्तरों में नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली है। मतलब मोटा मोटी यहाँ पे देखा जाए तो जितने पुरुषों को है ना शिक्षा में सुविधा मिल रहा है उतना ही सुविधा महिलाओं को भी मिल रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलता है। आर्थिक भागीदारी में बोलता है 36.7% का यहाँ पे चुनौती, और हम जैसे कि बताया 100 में जितने करीब पहुंचते जाइएगा उतना बेहतर स्थिति है। मतलब ये खराब स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेतन आय में असमानता देखने को मिल रहा है, समानता में प्रगति यहाँ पे देखने को मिला है। उच्च पदों और तकनीकी भूमिकाओं को मामूली गिरावट यहाँ देखने को मिला है। तो एक ये चुनौती है लिंग समानता को यहाँ पे दूर करना। तो इस तरह से ये है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, जन्म के समय लिंगानुपात 1.9% है ना अंक सुधार हुआ है। चीन, वियतनाम, अजरबैजान है ना यहाँ से कम ही हमको देखने को मिलता है भारत में। राजनीतिक सशक्तिकरण देखते हैं, राजनीति में कितना भागीदारी है, तो 25.3% समानता हासिल है। इसको फिर हम बोल रहे हैं 100 के जितना करीब जाइएगा उतना बेहतर माना जाएगा। मतलब यहाँ पे 100 में से 25 महिला को राजनीति में क्या मिल रहा है ना जगह मिल रहा है। सांसद में महिला सांसद मात्र 15 ये पिछला है ना है, ये नया रिसेंट डाटा नहीं है, ठीक ना, ये पिछले का बात है। स्थानीय शासन में हम लोगों का बेहतर स्थिति है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बोलीविया जो है वो 50%, यानी कि अगर पुरुष अगर 50 है तो महिलाएं भी यहाँ पे 50 है, जो कि होना भी चाहिए। भारत में यहाँ पे स्थानीय में 33% रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है स्थानीय पंचायत में या पंचायती राज में 44.4% पद
पद जो है वो महिलाओं के द्वारा भरा गया। तो केंद्र स्तर पे तो खराब स्थिति देखने को मिल रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो स्थानीय शासन है उसमें बेहतर स्थिति देखने को मिल रहा है। फ्रांस में 42 देख रहे हैं 3 और लगभग 18 ऐसे देश है जिसमें 40% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं का है। तो हम लोगों को सीख लेना, जैसे स्थानीय है ना राजनीति में महिलाओं का भागीदारी बढ़ा है, वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है ना लेवल पे भी महिलाओं के भागीदारी को हमको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। विश्व के संदर्भ में देखें तो GGR जो है 2022 में 68.1% था और 2023 में यहाँ 68.4% है, 0.3% है। इस दर से पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 131 वर्ष लग जाए, तो इसी रेट से बढ़ते रहे तो 131 साल लग जाएगा हमको यहाँ पे है ना ये जो लिंग असमानता को दूर करने में। आइसलैंड का पहला है ना रैंक आया और पिछले 14 साल से ये है ना पहला ही रैंक लाया है और 90% से ज्यादा परसेंटेज वाला एकमात्र देश है। मतलब यहाँ पे पुरुष और महिलाओं में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हर वो सुविधा जो पुरुष को मिल रहा है लगभग महिलाओं को मिल रहा है 90% से ज्यादा। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में अगर हम देखें 96% से कम में लैंगिक अंतर है, तो यहाँ पे बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं 100 के करीब यहाँ पे जा। राजनीतिक सशक्तिकरण में 22.1 है ना, जो कि 162 साल लग जाएंगे है ना समानता लाने में। और उसके बाद शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो आपका 95% है, लैंगिक अंतर का अनुमान है। आर्थिक भागीदारी में 60% का यहाँ पे दिया गया है। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ इकोनॉमी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर से 1 घंटा का ये वीडियो होने जा रहा है और खत्म हो गया, तो हमको लगा था इस एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, लेकिन समाप्त नहीं होगा। हम आज ही रिकॉर्ड कर देते हैं है ना, इसको पूछने का हम टाइम नहीं लेते हैं। जब इतना बता ही दिए तो नेक्स्ट वीडियो भी रिकॉर्ड कर ही देते हैं। और ये वीडियो आपको उम्मीद है साथ में ही मिल जाएगा है ना, थोड़ा 1-2 घंटा का हो सकता है लेट हो जाएगा, ये वीडियो मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में रोल फॉरेन कैपिटल के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे है ना।